हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। अपने कर रहे हैं मानव का रक्त परिसंचन तंत्र, जिसके लास्ट दो टॉपिक बचे हैं अपने। एक तो है लसिका तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम, और दूसरा टॉपिक है रक्त एवं परिसंचन संबंधित रोग। इन दोनों टॉपिक्स को अपने आज की सेशन में कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ अपना ये जो चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने आज का पहला टॉपिक, लिम्फेटिक सिस्टम या लसिका तंत्र। देखो बच्चों, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर के अंदर, मानव शरीर के अंदर दो तरह के संवहनी तरल वाहिनियों में बहते हैं, एक रक्त और सेकंड लसिका या लिम्फ। रक्त जो है वो रक्त परिसंचन तंत्र का निर्माण करता है, जबकि लसिका जो है वो लसिका तंत्र का निर्माण करता है। अब बच्चे पूछते हैं कि सर, जब अपने रक्त परिसंचन तंत्र है बॉडी के अंदर, सारे के सारे पोषक पदार्थों को कोशिकाओं तक पहुंचा के आता है, वहां से उत्सर्जी पदार्थों को लेके आता है, तो फिर इस सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ी, लसिका तंत्र की जरूरत क्यों है? तो लसिका तंत्र हमारे शरीर में कुछ कोशिकाएं या कुछ ऊतक ऐसे होते हैं जिन तक रक्त वाहिनियां नहीं पहुंच पाती। मीन्स वहां तक पोषक पदार्थ हों, चाहे गैसेज हों, चाहे वहां से उत्सर्जी पदार्थों को लाने का काम हो, वो रक्त नहीं कर पाता। तो रक्त और उन कोशिकाओं जिन तक रक्त नहीं पहुंच पाता, उनके मध्य एक तरह से बिचौलिए का काम यानी मीडिएटर का काम जो तंत्र करता है, उसको कहा जाता है लसिका तंत्र। ठीक है, इस लसिका तंत्र का निर्माण तीन तरह की संरचनाएं करती हैं, जिसमें से फर्स्ट नंबर पर लसिका लिम्फ, सेकंड नंबर पर अपने पढ़ेंगे लसिका वाहिनियां लिम्फेटिक वेसल्स, और थर्ड नंबर पर है लसिका पर्व लिम्फेटिक नोड। ये तीन तरह की संरचनाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? लसिका तंत्र का निर्माण करती है। अब इन तीनों संरचनाओं को अपने एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर अपने बात करें लिम्फ की, लसिका की, तो लसिका होता क्या है, ये बनता कैसे है, वो देखिए। लसिका जो है ये एक पारदर्शी, नेचर में ये एल्केलाइन होता है, यानी ये हल्का क्षारीय, कैसा? हल्का क्षारीय द्रव है। ठीक है, और इसका निर्माण जो है वो रुधिर में से छनने से होता है। इसका निर्माण जो है वो रुधिर में से छनने से होता है। अब इसका निर्माण जो रुधिर में छनने से बात की अपने कि ये रुधिर में से छना जाता है, तो देखिए कैसे। रुधिर के अंदर अपने ब्लड का जब कॉम्पोजिशन पढ़ा था बच्चों, तो आपको पता है उसके अंदर दो चीजें थी, एक था प्लाज्मा और दूसरी थी रुधिर कणिकाएं। ठीक बात। रुधिर कणिकाएं तीन प्रकार की थी, जिसमें से आरबीसी थी, डब्ल्यूबीसी थी, और तीसरी जो थी वो थी प्लेटलेट्स। ठीक है, अगर आप अपने ब्लड में से आरबीसी को हटा दो, प्लेटलेट्स को हटा दो, और इस प्लाज्मा में से प्रोटीन की मात्रा जो है वो कम कर दो, और कौन से प्रोटीन की मात्रा? जो घुलनशील प्रोटीन थे, लाइक फाइब्रिनोजन था, प्रोथ्रोम्बिन था, उनकी मात्रा को कम कर दो, तो बचा हुआ जो सब्सटेंस है वो क्या कहलाता है? बचा हुआ जो द्रव बचा अपने पास, उसको क्या कहा जाता है? लसिका कहते हैं, या उसको क्या कहते हैं? लिम्फ कहते हैं। यानी रक्त में से आरबीसी को हटा दिया जाए, प्लेटलेट्स को हटा दिया जाए, और प्लाज्मा में से कुछ घुलनशील प्रोटीन जो थे, जैसे फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, इनको हटा दिया जाए। कैल्शियम, फास्फोरस जो आयंस थे उनकी मात्रा को थोड़ा कम कर दिया जाए, ये भी साथ में लिख सकते हो। तो बचा हुआ जो द्रव है वो क्या कहलाता है? लसिका या लिम्फ कहलाता है। अब बात आती है कि इस लिम्फ या लसिका का निर्माण कैसे होता है, यानी रक्त में से क्षमता कैसे है। तो देखो बच्चों, आपको मैंने जब अपने रक्त परिसंचन तंत्र किया था तो मैंने बताया था कि हृदय से अगर वापिस हृदय तक रक्त का परिसंचन देखें तो हृदय से धमनी रक्त लेके आती है, धमनी आगे धमनिकाओं में बंट जाती है, धमनिकाएं आगे केशिकाओं में बंट जाती है, जहां से ऊतक और रक्त के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान किया जाता है। ये केशिकाएं आगे शिरिकाओं में, और शिरिकाएं आगे शिरा में, और शिरा से रक्त वापिस हृदय तक पहुंच जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैं सीधा धमनिका बना रहा हूं। ये एक एट्रियोल है, धमनिका है, जो आगे किसमें डिवाइड हो रही है? ये आगे बंट रही है केशिकाओं के अंदर। ये जो दो संरचनाएं हैं ये केशिकाएं बना दी। ठीक है, अब ये जो केशिकाएं हैं
ये केशिकाएं आगे किस में खुलेंगी, मैंने बताया था श्रीका में। तो इधर मैं एक क्या बना देता हूं, ये श्रीका बना दी। तो देखिए ये जो है ये धमनिका है, ये एक श्रीका है, और ये जो पार्ट है ब्लैक में दिख रहा है ये है केशिकाएं। मैंने आपको बताया था कि केशिकाओं की भित्ति जो है वो सिर्फ एंडोथीलियम की बनी होती है, यानी बहुत ही पतली होती है। इससे होकर पदार्थ जो है वो इनमें से, इसकी भित्ति में से गुजर सकते हैं, और यहीं पर ही तो कोशिकाओं या ऊतकों और रक्त के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान किया जाता है। अब जब रक्त धमनिका से होकर किस में आएगा, इस केशिका में आएगा, तो इसकी भित्ति बहुत ही महीन होती है, अंदर का जो ल्यूमन है वो भी बहुत छोटी होती है, जिसके कारण यहां रुधिर का दाब अधिक होने से कुछ पदार्थ, कौन कौन से पदार्थ, ये निकाल दीजिए, आरबीसी निकाल दीजिए, डब्ल्यूबीसी सॉरी प्लेटलेट्स को छोड़ दीजिए, और कुछ प्रोटीन्स को छोड़ दीजिए। तो बाकी जो पदार्थ मेनली प्लाज्मा, और प्लाज्मा कैसा, कम प्रोटीन वाला प्लाज्मा, और डब्ल्यूबीसी, ये इन केशिकाओं से छनकर किस में आ जाती है, उत्तक द्रव में आ जाती है। ठीक, धमनिका में रक्त आया, धमनिका से किस में गया, केशिकाओं में। अब केशिकाओं में से पदार्थ जो है वो क्या आर पार जा सकते हैं, तो आर पार जा सकते हैं, तो यहां पर रुधिर का दाब अधिक होने के कारण कुछ मात्रा में प्लाज्मा, जिसमें प्रोटीन की मात्रा कम थी, ठीक है, और साथ ही साथ डब्ल्यूबीसी इन केशिकाओं की भित्तियों में से निकलकर किस में आ गए, उत्तक के द्रव में आ गए, टिश्यू फ्लूइड के अंदर आ जाते हैं। जैसे ये पदार्थ जो है वो छनकर उत्तक के द्रव में आए, तो अपने जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर, आप ये मानिए कि हमारी शरीर के अंदर जो रक्त बह रहा है उसका जो वॉल्यूम है वो आप कंसीडर कर लो कि 5 लीटर बह रहा है। अब आप देखिए जब ये काम हर एक उत्तक में हो रहा है, क्योंकि ये तो धमनिकाएं हमारे शरीर में बहुत सारी इनका जाल है, केशिकाओं का भी हमारे शरीर में जाल है, तो ये काम जब हर जगह होने लगेगा तो रक्त में से प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी इनकी मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मीन्स क्या हुआ, अगर हमारी पूरी बॉडी के अंदर, हमारी वाहिनियों के अंदर 5 लीटर रक्त बह रहा था, तो धीरे धीरे उस 5 लीटर रक्त का जो आयतन है उसकी मात्रा इनके बाहर निकलने के कारण लगातार क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। लेकिन हमारे शरीर में अपने जानते हैं कि रक्त का जो आयतन है वो एक नियत बना रहता है। अगर रक्त का आयतन कम हो जाएगा तो हमारा हार्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा, सभी कोशिकाओं तक पदार्थों को पहुंचाया नहीं जा सकेगा। तो इससे बचने के लिए ये जो द्रव उत्तक द्रव में मिक्स हुआ है, कौन जाके, कम प्रोटीन वाला प्लाज्मा, और साथ ही साथ कौन सी, डब्ल्यूबीसी, ये जरूरी है कि इनको वापस से किसके अंदर डाला जाए, रक्त के अंदर डाला जाए। और ये पदार्थ जो यहां पर बने उत्तक द्रव में जो है पड़ा है, प्लाज्मा कम प्रोटीन वाला और डब्ल्यूबीसी, यही क्या कहलाता है, लसिका कहलाता है। और इस लसिका को वापस रक्त में डालने के लिए सेकंड नंबर पॉइंट जो है, कौन, लसिका वाहिनियां, वो यहां से इसको लेके जाएंगी और वापस किसके अंदर डालने का काम करेंगी, हमारी रक्त के अंदर डालने का काम करती हैं। अब वो कैसे करेंगी, ये जो उत्तक द्रव है यहां से निकलेंगी छोटी छोटी वाहिनियां जो लसिका को लेके जा रही हैं, तो इनका नाम क्या हो जाएगा, इनको कहा जाता है लसिका केशिकाएं। क्या कहा जाएगा इनको, लसिका केशिकाएं। ये लसिका केशिकाएं आगे मिलकर थोड़ी इनसे बड़ी संरचना बनाएंगी। उन लसिका केशिकाओं से मिलकर बनी हुई जो बड़ी संरचनाएं हैं उनको कहा जाएगा लसिका वाहिकाएं। और ये जो सारी की सारी लसिका वाहिकाएं हैं ये मिलकर बनाएंगी लसिका नलिकाएं। और हमारी बॉडी के अंदर मेन जो लसिका नलिकाएं हैं, लिम्फ डक्ट हैं, उनकी संख्या कितनी है, 2 हैं। और इन्हीं के बारे में अपने को पढ़ना है। फिर से सुनिए क्या हुआ, किसी भी टिश्यू के अंदर धमनिका गई, धमनिका से केशिकाओं में से रक्त जो है वो छना, कौन कौन से पदार्थ छने, कम प्रोटीन वाला प्लाज्मा छन गया, और साथ ही साथ कौन छना,
WBC। अब जैसे ये उत्तक द्रव में पहुंचे तो क्योंकि ये रक्त के मेन वॉल्यूम जो था उससे ये पार्ट अलग हो चुके हैं, तो इनको वापिस से अपने किसके अंदर डालना है, रक्त के अंदर डालना है। तो यहां से इन पदार्थों को ले जाने का काम जो है वो कौन करेंगी, कोशिकाओं के बीच में से होकर गुजरेंगी ये वाली लसिका कोशिकाएं। जैसे ये कोशिकाओं के बीच में से होकर गुजरती है लसिका कोशिकाएं, तो इन्हीं से पदार्थों का आदान प्रदान जो है उन कोशिकाओं के और रक्त के बीच या लसिका के बीच हो जाता है जहां तक रक्त नहीं पहुंचा था। तो ये लसिका कोशिकाएं वहां से चलेंगी, मिलकर क्या बनाएंगी, लसिका वाहिकाएं बनाएंगी। ये लसिका वाहिकाएं जो है वो मिलकर लसिका नलिकाएं बनाएंगी, लिम्फ डक्ट बनाएंगी। और हमारी बॉडी के अंदर मेनली 2 तरह की लिम्फ डक्ट या लिम्फ नलिकाएं जो हैं, लसिका नलिकाएं प्रेजेंट होती हैं। एक जो बाएं भाग से लेके जाती है सारा का सारा लसिका इकट्ठा करके, और एक जो दाएं भाग से लेके जाती है, और उनके नाम भी ऐसे हैं। एक को कहा जाता है बाईं लसिका वाहिनी, इसका एक और भी नाम है, इसको थोरेसिक डक्ट भी कहा जाता है। और दूसरी जो है वो है दाईं लसिका नलिका, और इसको राइट लिम्फ डक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो वो कहाँ पाई जाती हैं, कहाँ से लसिका को इकट्ठा करती हैं और कहाँ पर हमारे रक्त के अंदर लसिका को मिलाती हैं, इस पूरे कंसेप्ट को अपने एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले आई होप ये आपको समझ आ गया होगा लसिका होता क्या है, लसिका की फॉर्मेशन कैसे होती है, और लसिका जो है वो आगे लसिका केशिकाओं में, लसिका केशिकाओं से लसिका वाहिकाओं में, और लसिका वाहिकाओं से किसमें प्रवेश करता है, लसिका नलिकाओं में। और लसिका नलिकाएं जो है इसको लसिका को वापस किसमें छोड़ देती है, रक्त में। अब एक बात सुनिए, सबसे आपको ये पता लग रहा होगा लसिका का निर्माण कहाँ हुआ। लसिका का निर्माण किसी भी उत्तक, अंग या कोशिका में हो रहा है। जब इसका निर्माण किसी उत्तक में हो रहा है तो ये अगर आपसे ये पूछा जाए कि लसिका का जो गमन है यानी इसका जो पाथवे है वो कैसा है, तो आप देख सकते हो कि लसिका यहाँ पर बन रहा है, और यहाँ पर बनने के कारण ये लसिका अब किसकी ओर जा रहा है, हृदय की ओर जा रहा है। क्यों, क्योंकि इस लसिका को छोड़ा जाएगा किसके अंदर, शिराओं के अंदर। किसके अंदर छोड़ा जाएगा, शिराओं के अंदर। अभी अपने डायग्राम से देखेंगे उसको, इसको शिराओं में छोड़ा जाएगा और शिराएं इसको लेकर किस में चलेंगी, हृदय की ओर। तो इसका जो गमन है वो आप ये लिख सकते हो कि ये अंगों से किसकी ओर बहता है, हृदय की ओर बहता है। ठीक है, साथ ही साथ इसके बहने का जो वाहिकाओं या जो नलिकाओं में ये बहेगा तो वहां पर इसका दाब जो है वो कम होता है। इसके बहने में जो हेल्प करती हैं इन केशिकाओं, वाहिकाओं और नलिकाओं के आसपास की जो पेशियां होती हैं वो ही इनको संकुचन के द्वारा आगे इन वाहिकाओं में बहने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। अब सेकंड थिंग, क्योंकि दाब अधिक है तो कहीं ये वापस ना चल पाए, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि शिराओं के अंदर वॉल्व पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं एक दिशीय, जो शिरा में रक्त को एक साइड में जाने देते हैं, वापिस आने से रोकते हैं। उसी प्रकार इन लसिका वाहिकाओं और नलिकाओं में भी क्या पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं। तो ये काफी समानता दर्शाती हैं जो लसिका वाहिकाएं और नलिकाएं हैं, किनसे, शिराओं से। इनकी जो काफी समानता है वो किससे होती है, शिराओं से होती है। ठीक है बात। अब अपने बात करते हैं कि कौन कौन सी लसिका नलिकाएं हैं, कहां कहां से लसिका को इकट्ठा करके लाती हैं और कहां पर ये रक्त में वापस जाकर लसिका को छोड़ती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 2 तरह की जो लसिका नलिकाएं हैं वो पाई जाती हैं। अपने एक डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर और फिर उसके द्वारा इसको समझते हैं। सबसे पहले जब अपने हृदय की संरचना की थी तो अपने बताया था कि हृदय जो है वो मध्य रेखा से थोड़ा बाईं और यहाँ पर पाया जाता है। तो ये अपना जो है ये आप माने हार्ट है। ठीक है, हृदय से अशुद्ध रक्त को लाने वाली जो है वो मेनली मैंने आपको 2 शिराएं बताई थी, वैसे 3 बताई थी, अग्र महाशिरा, पश्च महाशिरा और हृदय की खुद की भित्ति से ले जाने वाली कोरोनरी साइनस। तो यहाँ पर जो आलिंद के अंदर ऊपर की ओर खुलती है, तो यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये है हमारी अग्र महाशिरा। ये अशुद्ध रक्त को किस में लाकर डाल रही है, दाएं आलिंद के अंदर डालती है। अब ये अशुद्ध अग्र महाशिरा के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये अशुद्ध रक्त को लेके आती है शरीर के ऊपर वाले भागों से। ऊपर वाले भागों में दोनों तो कौन हो गई, बाजुएं होगी,
नेक वाला पार्ट हो गया गर्दन, और इसके ऊपर कौन सा पार्ट हो गया, सिर वाला पार्ट हो गया। तो इनसे लेके आती हैं। अब जो शिराएं, फिर से सुनिए, क्योंकि ये तो यहां से तो एक मेन निकल रही है अगर महाशिरा, लेकिन जो सिर भाग से लेके आएंगी, ग्रीवा भाग से शिराएं लेके आएंगी, इन बाजुओं से लेके आएंगी, उनके अपने मैंने आपको बताया था अलग अलग नाम होंगे। अब ध्यान से देखना, जो दोनों आर्म से यानी बाजुओं से और शोल्डर से इसके अंदर रक्त को लाकर, अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करके लाके छोड़ती हैं, उनको कहा जाता है, इनको मैं एक डायग्राम से ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे, इनको कहा जाता है अधोजत्रुक शिराएं, या इंग्लिश में इनको बोलते हैं सबक्लेवियन वेन्स। अब जो तो लेके आएगी लेफ्ट आर्म से और लेफ्ट शोल्डर से, उसका नाम तो क्या हो जाएगा, बाईं अधोजत्रुक शिरा। और जो इधर से लेके आ रही है ब्लू वाली राइट पार्ट से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी दाईं अधोजत्रुक शिरा या राइट सबक्लेवियन वेन। ठीक है बात। अब अगली बात, ये जो नेक पार्ट है, गर्दन वाला भाग है, सिर है, ब्रेन है, उसके बाद नेक के या मुख के अंदर अपने जो जबड़ा है, जिह्वा है, उनसे अशुद्ध रक्त को लाकर इस सुपीरियर वेना कावा या अगर महाशिरा में डालने का काम करती हैं। उन वेन्स को कहा जाता है जुगुलर शिरा या जुगुलर शिराएं। अब ये जो जुगुलर शिराएं हैं, ये भी दो तरह की होती हैं, एक तो होती हैं एक्सटर्नल और एक होती हैं इंटरनल, बाह्य जुगुलर शिराएं, और दूसरी होती हैं इंटरनल जुगुलर शिराएं या वेन्स। अब बाह्य और आंतरिक अपने को इतना समझने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता दूं, बाह्य जुगुलर शिराएं जो हैं, ये तो लेके आती हैं हमारे सिर वाले पार्ट से, हमारे जितना भी मुख के अंदर जैसे जबड़ा है उसकी जो पेशियां हैं, और जिह्वा जो है, वहां से अशुद्ध रक्त को लाने का काम करेंगे और किसमें डालेंगी, अपने अपनी और की जो सुपीरियर वेना कावा है उसके अंदर मिक्स करने का काम करेंगी। कैसे, वो अपने अभी डायग्राम से देखते हैं। ठीक है। और जो इंटरनल है वो हमारी जो ये गर्दन की पेशियां हैं, नेक से और साथ ही साथ हमारे ब्रेन से अशुद्ध रक्त को लाकर किसमें डालेंगी, वापिस हार्ट तक पहुंचाने का काम करेंगी। लेकिन अपने सिर्फ ये समझना है आपको कि जुगुलर शिराएं जो हैं वो नेक और उसके ऊपर वाला जो पार्ट है, हेड, ब्रेन, सारा, उनसे अशुद्ध रक्त को लाने का क्या करती हैं, काम करती हैं। अब क्योंकि बॉडी के दो पार्ट हुए, जैसे अभी अपने देखा, एक अपना लेफ्ट पार्ट हुआ और दूसरा कौन सा हुआ, राइट पार्ट हुआ, तो इनके भी दो तरह के नाम हो गए। इसको मैं एक बार रफ कर रहा हूं। जो इधर वाले पार्ट से मैं एक ही ड्रॉ कर रहा हूं इसको एक बार, जो हमारे बाएं भाग से लेके आएंगी उसका नाम होता है बाईं जुगुलर शिरा। ठीक है। और जो दाएं भाग से लेके आएंगी उसका नाम है दाईं जुगुलर शिरा। और जुगुलर शिरा मैंने दो तरह की बताई आपको, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। ठीक है। अब अगली बात, बाईं जुगुलर शिरा बाएं भाग से रक्त को लाकर किसमें छोड़ रही है, बाईं सबक्लेवियन वेन्स के अंदर। दाईं जुगुलर शिरा अशुद्ध रक्त को लाकर किसमें छोड़ रही है, दाईं सबक्लेवियन वेन के अंदर। और ये सबक्लेवियन वेन आगे किसमें खुल रही हैं, हमारे हार्ट को आने वाली कौन सी, अगर महाशिरा के अंदर। ठीक है। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। अब अपने जो बात करते हैं वो करते हैं अपने लसिका वाहिकाओं की। मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी के अंदर दो तरह की लसिका वाहिनियां पाई जाती हैं, एक होती हैं बाईं लसिका वाहिनी और एक होती है दाईं लसिका वाहिनी। तो ये तो नाम से ही पता लग गया कि बाईं लसिका वाहिनी बाईं ओर पाई जाएगी, जबकि दाईं लसिका वाहिनी किधर होगी, दाईं ओर। तो देखिए उनको मैं रेड कलर से ड्रॉ कर देता हूं। ये पहले छोटी छोटी जो है ये बहुत सारी जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये लसिका
केशिकाओं और लसिका वाहिकाओं को प्रेजेंट कर रही है। और ये सारी की सारी ये जो दोनों लेग्स के अंदर अपने को छोटी छोटी संरचनाएं दिख रही हैं, ये मैंने क्योंकि बताया था कि सबसे पहले ऊतकों से लाने का काम लसिका केशिकाएं करती हैं। लसिका केशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? लसिका वाहिकाएं बनाती हैं। और लसिका वाहिकाएं मिलकर अपना सारा का सारा जो है वो मेन जो अपनी दो लसिका नलिकाएं हैं उनके अंदर डालने का काम करती है। तो दोनों हमारी टांगों से जितना भी लिम्फ है, जितनी भी लसिका है, उसको लाकर छोड़ा जाता है किसके अंदर? बाईं लसिका नलिका के अंदर। ठीक है, हमारी बॉडी का जितना भी इससे ऊपर वाला बायां पार्ट है, यानी हमारी लेग्स जहां से स्टार्ट होती हैं इससे ऊपर जितना भी बायां भाग है सिर तक, इस सारे के सारे बाएं भाग से लसिका को कलेक्ट करके किसके अंदर डाला जाएगा? बाईं लसिका नलिका के अंदर। कलेक्ट करने का काम कौन करती हैं? सबसे पहले लसिका केशिकाएं, वो क्या बनाएंगी? लसिका वाहिकाएं। और लसिका वाहिकाएं मिलकर किस में डाल देंगी? बाईं लसिका नलिका में। कौन से पार्ट से? बाएं। तो अपने ये लिख सकते हैं कि बाईं लसिका नलिका जो है, या जिसको थोरेसिक डक्ट भी बोलते हैं, इसका एक और भी नाम है, इसको क्या कहा जाता है? इसको थोरेसिक डक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बाईं लसिका नलिका जो है ये कहां से लसिका को इकट्ठा करती है? दोनों टांगों से, सिर के बाएं भाग से, गर्दन के बाएं भाग से, वक्ष के बाएं भाग से, उदर के बाएं भाग से, और दोनों टांगों। ठीक है, यहां से लसिका को इकट्ठा करके किस में डाला गया? बाईं लसिका नलिका में डाला गया। साथ ही साथ बच्चों यहां पर अपने जानते हैं कि प्रेजेंट है एक संरचना जिसको अपने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो आहार नाल पढ़ा था। और आहार नाल में आपको याद होगा, अगर आपने अच्छे से वो वीडियो देखे और समझे हैं, तो मैंने बताया था कि जब वसा का अवशोषण होता है, फैट का एब्जॉर्प्शन होता है, तो वो काइलोमाइक्रोन के रूप में किस में डाली जाती है वसा? सबसे पहले लसिका केशिकाओं में डाली जाती है, जिसको लैक्टियल, वहां आपने नाम याद होगा आपके, उसको लसिका वाहिनी कहा था आपने, वहां पर लैक्टियल कैपिलरीज या लैक्टियल डक्ट बोलते हैं उसको। तो वो जो लैक्टियल डक्ट थी, ऐसी संरचना थी, मैं फिर आपसे रिकॉल करवा देता हूं आपको। इलियम के अंदर इस प्रकार के क्या पाए जाते हैं? विलाई प्रेजेंट होते हैं, जिन पर माइक्रोविलाई लगे रहते हैं। यहां पर आपने एक डायग्राम बनाया था इस प्रकार का, जिसमें से एक रेड कलर एक ब्लू कलर से दिखाया था आपने, और इन दोनों को आपस में जो जोड़ने का काम है, यहां पर वो थी लसिका वाहिनियां। ठीक है, या लसिका केशिकाएं आपने लिखा था। और जब अपने एब्जॉर्प्शन पढ़ा था तो इस प्रकार का एक डायग्राम बनाया था आपने, और यहां से एब्जॉर्प्शन होकर काइलोमाइक्रोन को एक्जोसाइटोसिस के द्वारा लसिका नलिका लैक्टियल डक्ट के अंदर डाला गया था। और मैंने बताया था कि ये लैक्टियल डक्ट आगे इस क्योंकि फैट जो एब्जॉर्प्शन होकर लसिका में पहुंची, तो अपने तो फैट को पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, सिर्फ उपकला उत्तक को थोड़े देना है, जबकि लसिका तो सिर्फ किसको देगा? उपकला उत्तक को। तो फिर इस एब्जॉर्ब हुई फैट को डाला जाएगा किसके अंदर? रक्त के अंदर। और रक्त के अंदर डालना है तो फिर जरूरी है कि ये जो लैक्टियल नलिका है उसको इकट्ठा करने वाली यहां से जिस लिम्फ के अंदर कौन पड़ा है? फैट पड़ा है। तो यहां से ये सारा का सारा जो फैट वाला लिम्फ है, इसको किसके साथ जोड़ा जा रहा है? हमारी बाईं लसिका नलिका के साथ। तो आप अब देखो कहां कहां से लसिका को लाकर डाला जा रहा है बाईं लसिका नलिका में। हमारी बाईं तो कौन सी होगी? आर्म होगी। ठीक है, लेफ्ट आर्म, लेफ्टी शोल्डर, सिर का बायां भाग, गर्दन का बायां भाग, वक्ष का बायां भाग, उदर का बायां भाग, और दोनों जो टांगे हैं, यहां से लसिका को इकट्ठा करने का काम जो है वो कौन करती है? बाईं लसिका नलिका करती है, थोरेसिक डक्ट करती है। और इस काम में इसकी हेल्प कौन कर रही हैं? छोटी छोटी जो है, इनको यहां पर आप ड्रॉ कर सकते हो, अलग से रेड से दिखा देता हूं मैं। ये सारी की सारी इसके अंदर मिक्स हो रही हैं, और इधर से इस प्रकार का डायग्राम मिलेगा। ये इतना ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको ड्रॉ नहीं कर रहा, आपको ये बता दिया कि कहाँ कहाँ से इसके अंदर लसिका जो है वो इकट्ठा होकर आता है।
अब एक बात और, ये जो बाईं लसिका नलिका है ये अपने इस सिरे पर जहाँ से ये शुरू हुई है वहाँ पर कुछ फूली हुई होती है। इस फूली हुई बड़ी संरचना को थोड़ा कहा जाता है सिस्टर्ना काइली। ये अपनी बुक में नहीं दिया हुआ, फिर भी मैं लिख देता हूँ। और ये सिस्टर्ना काइली जो है ये भी जैसे हमारा हार्ट स्पंदन करता है वैसे ये संरचना भी क्या है, इसमें भी स्पंदन होते हैं सिस्टर्ना काइली के अंदर, और इसको सेकंड हार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी भी कहा जाता है। ये आपके कभी कंपटीशन लेवल में काम आ सकता है, +2 लेवल का ये काम में नहीं आएगा आपके, ठीक है। फिर भी मैंने बता दिया क्या है सिस्टर्ना काइली। थोरेसिक डक्ट का जो बिल्कुल अंतिम यहाँ से शुरू हो रही है वो नीचे, यानी अंतिम भाग भी मान सकते हो आप, इधर से तो अंतिम है, तो ये भाग जो है वो थोड़ा फूला हुआ होता है और ये इसमें स्पंदन की क्षमता होती है जिससे लसिका को ऊपर की ओर पहुंचाया जा सके, तो इसको बोलते हैं सिस्टर्ना काइली। हालांकि इसमें जो स्पंदन है वो इसकी आसपास की मांसपेशियों के संकुचन के कारण होता है, ठीक है। अब अगली बात, अब आपको यहाँ सिर से आपने लसिका इकट्ठा कर लिया, नीचे वाले भागों से इकट्ठा कर लिया, और मैंने आपको कहा कि इस लसिका को आपको डालना है किसके अंदर, शिरा के अंदर। और ये लसिका यानी कि बाईं लसिका नलिका जो है वो अपना सारा का सारा लिम्फ जो है वो यहां पर डालेगी। ये कौन सा भाग है, ये वो भाग है जहां पर आपकी बाईं जुगुलर शिरा, और बाईं जुगुलर शिरा में भी बाईं आंतरिक जुगुलर शिरा, क्योंकि मैंने 2 प्रकार की बताई, एक्सटर्नल और इंटरनल, तो बाईं आंतरिक जुगुलर शिरा, और ये क्या नाम था इसका, बाईं अधोजत्रुक शिरा यानी कि लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। इन दोनों का जहां पर जॉइंट है, ये वाला, इन दोनों का जहां पर जॉइंट है वहीं पर बाईं लसिका नलिका अपना सारा का सारा लिम्फ इसके अंदर क्या कर देती है, डाल देती है। और ये लिम्फ जो है वो वापिस रक्त में मिल गया और यहां से होता हुआ किसके पास आएगा, हार्ट में दाएं आलिंद के पास आ जाता है। तो इसी कारण जो मैंने बताया था कि जो लिम्फ निकल रहा है ब्लड में से जो पार्ट, वो वापिस में ब्लड के अंदर मिक्स करना क्या है, जरूरी है, ठीक है। अब बची अपने पास दूसरी लसिका नलिका जिसको कहा जाता है दाईं लसिका नलिका। तो दाईं लसिका नलिका जो बाकी पार्ट बच गए कौन कौन से, हमारे सिर का दायां भाग, गर्दन का दायां भाग, ये राइट आर्म, राइट शोल्डर, राइट वक्स थोरेसिक पार्ट, और एब्डोमेन पार्ट जो है यानी कि दायां उदर भाग, वहां से लसिका को इकट्ठा करके और वापिस किसके अंदर, रक्त के अंदर, और वापिस डालना शिरा में ही है। तो शिरा में इधर आ जाइए, ये कौन सा है, ये थी दाईं जुगुलर शिरा, और दाईं जुगुलर शिरा में कौन सी, दाईं आंतरिक जुगुलर शिरा, ठीक है। और दाएं पार्ट से लाने वाली क्या नाम था, दाईं अधोजत्रुक शिरा यानी राइट सबक्लेवियन वेन। और ये राइट सबक्लेवियन वेन और राइट जुगुलर वेन का जहां पर जॉइंट है वहां पर ये वाली राइट जो लिम्फेटिक डक्ट है वो अपना जो लिम्फ है वो क्या कर देती है, डाल देती है, और जिससे ये यहां से होता हुआ वापिस किस में चला गया, हमारे हार्ट के दाएं आलिंद में चला जाता है। तो जो लिम्फ पूरी बॉडी में अलग हुआ था ब्लड से, उसको वापिस किस में डाल दिया गया है, ब्लड में, और इसी कारण हमारे ब्लड का जो वॉल्यूम है वो क्या बना रहता है, नियत बना रहता है। ओके, तो आई होप ये आपको दोनों जो हैं, सबसे पहले लसिका क्या होता है और सेकंड नंबर पर लसिका नलिकाएं या लसिका वाहिनियां क्या हैं, ये समझ आ गया होगा। ठीक है, आपको सिंपल याद रखनी है बातें। लसिका के बारे में तो आपको पीछे बता ही दिया, लसिका वाहिनियों के बारे में आपको ये याद रखना है कि उत्तकों में से जो लसिका को लाने का काम है वो करती है लसिका केशिकाएं। लसिका केशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, लसिका वाहिनियां। ये लसिका वाहिनियां सारे शरीर की जो हैं वो दो तरह की नलिकाओं में खुलती हैं, एक तो कौन सी, राइट लिम्फेटिक डक्ट और दूसरी लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट को थोरेसिक डक्ट भी कहा जाता है। अब थोरेसिक डक्ट के बारे में आपको याद रखना है, ये कहां से लिम्फ को कलेक्ट करती है और कहां पर लिम्फ को ब्लड के अंदर डालती है, बस ये दो ही बातें हैं। तो जो बाईं लसिका नलिका है ये हमारी बॉडी का जितना भी लेफ्ट पार्ट है यहां तक, एब्डोमेन तक, उस सारे भाग से लसिका को इकट्ठा करेगी और दोनों हमारी जो लेग्स हैं उनसे भी लसिका को कलेक्ट करके इसके अंदर डाला जाएगा। ठीक है,
इधर अपने जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है वो हमारी बॉडी का जितना भी राइट पार्ट है, सिर्फ लेग को छोड़कर राइट को, तो वहां से लसिका को इकट्ठा करने का काम करेंगी। अब बाईं लसिका नलिका जो है वो रक्त में कहां डालेंगी, जहां पर हमारी बाईं सबक्लेवियन वेन जो है, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन जो है, और इधर से आने वाली जो है लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन, जहां पर उनका जॉइंट है वहां पर डालेंगी। और इधर वाली जो है राइट वाली, वो हमारी राइट सबक्लेवियन वेन और राइट इंटरनल जुगुलर वेन का जहां जॉइंट है वहां पर आके क्या कर देती है, लसिका को डाल देती है, जिससे ये लिम्फ जो है वो उनसे होकर सुपीरियर वेना कावा के द्वारा किसमें चला जाता है, हार्ट के दाएं आलिंद में चला जाता है। यानी जो पार्ट अलग हुआ था वो वापिस किसके अंदर मिल गया, रक्त के अंदर मिल गया। ठीक है, अब इसका जो तीसरा पॉइंट था लसिका में, तीन तंत्र में तीन बातें की थी अपने, लसिका, दूसरी लसिका वाहिनियां या वाहिकाएं, और तीसरा अपने देखा था लसिका पर्व, लिम्फ नोड क्या होते हैं। तो ये जो लसिका वाहिनियां हैं, वाहिकाएं हैं, इनके अंदर जगह जगह पर इस प्रकार फूली हुई गांठें पाई जाती हैं। इन फूली हुई संरचनाओं को, इन गांठों को क्या कहा जाता है, सभी जगह इन लसिका वाहिकाओं और लसिका जो नलिकाएं हैं इनमें फूली हुई इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, इनको कहा जाता है लसिका पर्व। और इस लसिका पर्व में ये फूली हुई संरचनाएं या जो गांठें हैं इनके अंदर पाई जाती हैं लसिका कोशिकाएं, और साथ ही साथ इनके अंदर अधिक मात्रा में पाया जाती हैं लिम्फोसाइट्स। और ये याद रखना, रक्त में जो लिम्फोसाइट्स की अमाउंट होती है, मात्रा होती है, उससे ज्यादा मात्रा लसिका के अंदर लिम्फोसाइट्स की पाई जाती है। यानी लिम्फोसाइट्स की मात्रा लसिका के अंदर रक्त के मुकाबले क्या रहती है, ज्यादा रहती है, क्योंकि इनका जो फॉर्मेशन है वो ये लिम्फ नोड जो है, यहाँ पाई जाने वाली लसिका कोशिकाएं इनकी फॉर्मेशन यहाँ पर करती हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो लसिका पर्व क्या है, लसिका पर्व, लसिका वाहिनियां जो हैं उसमें जगह जगह गांठें पाई जाती हैं, फूली हुई होती हैं, जिनको लसिका पर्व बोलते हैं, जिसमें लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं और लिम्फोसाइट्स मौजूद रहती हैं। अब ये जो लसिका पर्व है ये भी हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पर, कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर ज्यादा पाए जाते हैं। जैसे हमारा जो हेड पार्ट है, थोरेसिक पार्ट है, थोरेसिक पार्ट में जो बाईं हमारी ये भुजा है, यानी कि बाईं जो आर्म है हमारी, इसमें जो लसिका पर्व है वो दाईं की कंपैरिजन में क्या होंगे, ज्यादा होंगे। साथ ही साथ हमारी जो आर्म पिट्स है यानी बगले जो हैं यहां पर ज्यादा होंगे, और ग्रोइन पार्ट जो होते हैं वहां पर हमारे जो है ये वाले पार्ट जो हैं, ग्रोइन पार्ट जो हैं, यहां पर भी लसिका पर्वों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये लाइन भी लिख सकते हो कि हेड पार्ट के अंदर हमारी जो बाईं आर्म है उसमें जो आर्म पिट्स हैं उसके अंदर, थोरेसिक पार्ट के अंदर और ग्रोइन पार्ट के अंदर, इनके अंदर लसिका पर्वों की संख्या शरीर के अन्य जगहों के कंपैरिजन में क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये बातें जो है वो आपको लसिका पर्व के बारे में पता होनी चाहिए। साथ ही साथ हमारे जो टॉन्सिल्स हैं, हमारे टॉन्सिल्स जो हैं ये भी किसके एग्जाम्पल हैं, ये भी लसिका पर्व के उदाहरण हैं। ठीक है, एक आपको संरचना करवाई थी जब डाइजेस्टिव सिस्टम करवाया था, तो इलियम की सबम्यूकोसा लेयर के अंदर पेयर पैचेज बताया था कि लसिका कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। पेयर पैचेज जो होते हैं वो भी किसके एग्जाम्पल हैं, लसिका पर्व के। तो एक नंबर में यानी वेरी शॉर्ट आंसर में ये क्वेश्चन बनता है कि लसिका पर्व के दो उदाहरण लिखिए। तो लसिका पर्व जो है तो हमारे टॉन्सिल्स जो हैं ये भी लिम्फेटिक नोड के एग्जाम्पल हैं लसिका पर्व के, और पेयर पैचेस जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, लसिका पर्व के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये इसी के साथ अपना कंप्लीट होता है लिम्फेटिक सिस्टम या लसिका तंत्र। अब अगर अपने बात करें कि लिम्फ, लसिका और ब्लड, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, तो बहुत सारी चीजें तो आपको ये जो डायग्राम बना हुआ है इससे पहले जो मैंने बातें बताई हैं उनसे समझ आ गई होगी। देखिए, लसिका और रक्त में अगर अंतर की बात कर ली जाए तो सबसे पहला अंतर तो लसिका और जो रक्त के अंदर वो ये है कि रक्त के अंदर आरबीसी प्रेजेंट होती हैं जबकि इसके अंदर आरबीसी एब्सेंट होती हैं। सेकंड, रक्त के अंदर प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, इसमें लसिका में प्लेटलेट्स एब्सेंट होती हैं। रक्त का रंग जो है वो लाल होता है जबकि ये कैसा है, ये रंगहीन द्रव होता है। आपने कभी देखा होगा ऊपर वाला अपने रगड़ लग जाए तो ऐसे कलरलेस फ्लूइड सा निकलता है, तो वो लिम्फ होता है, लसिका होता है, तो ये इसका कोई कलर नहीं होता। इसमें लिम्फोसाइट्स की मात्रा
किसके अंदर? लसिका के अंदर ज़्यादा होती है। किसके कंपैरिजन में? रक्त के कंपैरिजन में। तो ये भी लिख सकते हो आप। इसके अलावा और भी कुछ हैं, जैसे मैंने बताया कि घुलनशील प्रोटीन जो हैं वो रक्त के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं, जबकि लसिका के अंदर उनकी मात्रा जो है वो क्या होती है? कम होती है। रक्त हमारे परिसंचन तंत्र का निर्माण करता है, जबकि लसिका एक तरह से रक्त का ही छना हुआ क्या होता है? भाग होता है। तो ये कुछ अंतर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लिम्फ और ब्लड के अंदर क्या डिफरेंस है, तो ये आप इजीली जो है वो क्या है? लिख सकते हो। और ये जो आपको लिखे हुए हमारे नोट्स के अंदर भी मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों। अब अगर बात करें लसिका के महत्व की, कि लसिका की हमारी बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंस क्या है, तो मैंने आपको कुछ बातें तो बता ही दी। सबसे पहला मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर की कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिन तक रक्त कोशिकाएं नहीं पहुंच पाती, यानी कि रक्त अपना जो न्यूट्रिएंट है, चाहे गैसेज हैं, चाहे वहां से विसर्जित पदार्थों को लाने का काम है, हमारा रक्त नहीं कर पाता। तो रक्त और उन कोशिकाओं के मध्य बिचौलिए का काम, यानी मीडिएटर का काम करने का काम कौन करता है? हमारा लिम्फ करता है। साथ ही साथ अपने बताया कि लिम्फ के अंदर लिम्फोसाइट्स की मात्रा जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जब लिम्फोसाइट्स की मात्रा ज़्यादा है, और लिम्फोसाइट्स जो पता है आपको कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता से रिलेटेड है, यानी कि रोगाणुओं को नष्ट करने की इसके अंदर क्या होती है? क्षमता होती है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला जो है ये भी, इसका निर्माण भी कौन करती है? हमारी लसिका या लिम्फ करती है। ठीक है। तो ये लसिका का हमारे शरीर में क्या है? महत्व है। पहला तो उन जगहों पर न्यूट्रिएंट पहुंचाना, गैसेज पहुंचाना, वहां से विसर्जित पदार्थ लाना जहां पर रक्त वाहिनियां नहीं पहुंच पाती। तो इसीलिए इसको मिडल मैन ऑफ बॉडी भी कहा जाता है, क्योंकि ये रक्त और उन कोशिकाओं के मध्य एक तरह से मीडिएटर या बिचौलिए का काम करता है। तो इसको मिडल मैन ऑफ और ह्यूमन बॉडी भी कहा जाता है। और सेकंड, क्योंकि इसमें लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं, तो ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता से भी रिलेटेड होता है। तो ये लिम्फ का इंपॉर्टेंस है, लसिका का महत्व है। ये बातें जो है जो आपको बताई, लसिका और रक्त में अंतर और इसका महत्व, ये जैसे बताई वैसी की वैसी आपको नोट्स में मिल जाएंगे। आप पढ़ोगे तो आपको इजीली वहां से भी समझ आ जाएगा। ठीक है। तो ये इसी के साथ अपना कंप्लीट होता है लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका तंत्र। आई होप ये अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। ये डायग्राम जो है ये आपको आपकी बुक में भी मिल जाएगा, नोट्स में भी मैं इसको ड्रॉ कर दूंगा। ये तो सिर्फ जो ब्लू कलर से मैंने आपको सबक्लेवियन, जुगुलर वेन्स, ये आपकी बुक के अंदर सिर्फ लिखा हुआ है। तो मैंने ये आपको बताया कि ये वास्तव में होती क्या है, ताकि आपके कंसेप्ट जो हैं आपको ये पता लगे। क्योंकि आपकी बुक में तो एक लाइन लिख दी उसने ये कह दिया कि जो थोरेसिक डक्ट है वो किसमें खुलेंगी? वो बाईं आंतरिक जुगुलर शिरा व बाईं अधोजत्रुक शिरा, इनके संधि स्थलों पर खुलती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि बाईं जुगुलर शिरा कौन सी है, जो ब्रेन नेक से लेकर आ रही है शुद्ध रक्त को, और बाईं सबक्लेवियन कौन सी है, जो अपनी लेफ्ट आर्म और लेफ्ट शोल्डर से अशुद्ध रक्त को लेके आती है। और ये जहां दोनों मिलती हैं वहीं पर ही ओपनिंग होती है साथ में किसकी? बाईं लसिका नलिका की। तो ये बातें आपको यहां से इजीली जो है इस डायग्राम के थ्रू वो समझ आ जाएगी। ठीक है। अब अपने आज का जो लास्ट टॉपिक है, रक्त परिसंचरण से संबंधित रोग, उनको डिस्कस करते हैं। 10-12 रोग हैं, सिंपल सी बातें उनके बारे में वो अपने को डिस्कस करनी है। ठीक है। हृदय एवं परिसंचरण तंत्र संबंधित रोग, इसमें सबसे पहला जो डिजीज है अपने को जो डिस्कस करना है वो है उच्च रक्तचाप, या इसको हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। उच्च रक्तचाप जो है, हाई ब्लड प्रेशर जो है, ये घरों में देखी जाने वाली कॉमन सी बीमारी हो गई आजकल। क्योंकि आजकल खान पान ऐसा हो गया है जिसके कारण मोटापा जो है वो बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, लोग टाइम से सोते नहीं हैं, टेंशन के कारण किसी भी तरह की वो टेंशन हो सकती हैं, और उसका कारण जो बन जाती है बीमारी वो है उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं। WHO के अनुसार सामान्य जो ब्लड प्रेशर होना चाहिए वो हमारे जो नीले प्रकुंचन करते हैं, जब धमनियों के अंदर रक्त को डाला जाता है तो प्रकुंचन के समय ये होना चाहिए 120 mmHg। ठीक है। यहाँ Hg जो है वो मरकरी को शो करता है। आपने डॉक्टर के पास ब्लड प्रेशर को नापने वाला स्फाइग्नोमैनोमीटर देखा होगा, जिसमें एक शीशा होता है और ऊपर उसमें लेवल लगे होते हैं, मार्किंग होती है इनकी मिलीमीटर की, और उससे ऊपर पारा जो है वो ऊपर की ओर चढ़ता है जब वो आपका ये चेक करता है बीपी। ठीक है। तो ये 120 mm जाना चाहिए, यानी कि वो पारा जो है। तो प्रकुंचन के समय ये 120 mmHg और अनुशिथिलन के समय ये होना चाहिए 80 mmHg। ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है ये RBSc
2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था हाइपरटेंशन के बारे में, उच्च रक्तचाप के बारे में। तो प्रकुंचन के समय ये 120 mmHg होना चाहिए और अनुशीतन के समय ये होना चाहिए 80 mmHg। लेकिन जो मैंने कारण बताए, मोटापा हो सकता है, निद्रा हो सकती है, किसी तरह का तनाव हो सकता है, टेंशन हो सकती है, उनके कारण आजकल जो व्यक्ति हैं उनका रक्तचाप जो है वो इनके आसपास यानी इनसे थोड़ा ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर ये 140 mmHg और ये वाला जो है ये 90 mmHg से ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को कहा जाता है हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, या उसको कहा जाता है हाइपरटेंशन। ठीक है। अब इस रोग से होगा क्या, इससे हमारा जो रुधिर का दाब है धमनियों के अंदर वो बढ़ेगा, और रुधिर का दाब धमनियों के अंदर बढ़ेगा तो ये जो काम है, रुधिर का दाब बढ़ने का जो इफेक्ट है वो हमारे ब्रेन तक हो सकता है, हमारी किडनी डैमेज हो सकती है इससे, खुद हार्ट की जो वॉल है वो भी क्या हो सकती है, इससे डैमेज हो सकती हैं। तो ये है उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, जिसमें सामान्य अवस्था पता होनी चाहिए आपको कितनी होती है, 140 या 90 से ज़्यादा हो जाए तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। इसके कारण मोटापा, अनिद्रा, तनाव जो है, खान पान वो है। ठीक है। और इससे हमारा जो हृदय है, हमारी जो किडनी है, हमारे जो ब्रेन है वो इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो वाहिनियाँ जा रही हैं अगर उनके अंदर रुधिर का दाब ज़्यादा होगा तो वहाँ पर वो वाहिनियाँ जो हैं वो फट सकती हैं, और फटने से वहाँ पर ब्लड का क्लॉट बन सकता है जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ठीक है। तो ये था हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप। सेकंड जो डिजीज है वो है हृदय धमनी रोग, इसको CAD भी बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर्स। ठीक है। इसका एक और भी नाम है, इसको हृदय काठिन्य भी कहा जाता है, एर्थेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं इसको। ठीक है। तो हृदय धमनी रोग या CAD क्या है, देखिए धमनियों का काम होता है हमारे शरीर के सभी भागों तक रक्त को पहुंचाना, लेकिन मान लो ये कोई धमनी है, इसकी ये जो ल्यूमन है, गुहा है, इसके अंदर अगर कैल्शियम के लवण जो हैं या कोलेस्ट्रॉल जो हैं वो लगातार जमा होने लग जाएं, किनके, कैल्शियम लवणों के जमा होने से और साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल के जमा होने के कारण, तो इनकी जो ल्यूमन है ये क्या हो जाती है, इससे संकरी हो जाती है। इसकी जो गुहा है वो क्या हो जाती है, संकरी हो जाती है, जिसके कारण रुधिर जो है वो इन धमनियों में अधिक दाब के कारण बहता है। और जब यहाँ का दाब अधिक होगा और कैल्शियम के लवणों के डिपॉजिट होने के कारण इनका जो लचीलापन था, यानी जब ब्लड प्रेशर अगर सामान्य अवस्था में ज़्यादा होता है तो ये लचीला होकर थोड़ा ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड कर देती हैं ब्लड को, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम डिपॉजिट हो गया कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ, तो इनका लचीलापन जो है वो भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जब लचीलापन नहीं रहेगा तो ये रिजिड हो जाएंगी, थोड़ी दृढ़ हो जाएंगी, और जब अंदर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होगा, रुधिर का दाब ज़्यादा होगा, तो ये धमनियाँ जो हैं वो क्या हो सकती हैं, फट सकती हैं। और जब ये धमनियाँ या धमनिकाएँ जब फटेंगी तो यहाँ पर जो है वो ब्लड का क्या बन सकता है, रुधिर का, जहाँ से ये फटी वहाँ रुधिर बाहर निकलेगा और वहाँ पर ब्लड का क्या बन सकता है, क्लॉट बन सकता है, रक्त का क्या बन सकता है, थक्का बन सकता है। ठीक है। इस डिजीज को कहा जाता है हृदय धमनी रोग। अब यहाँ पर एक खास बात और है, अगर ये रुधिर धमनी जो है जिसके अंदर किस किस का जमाव हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो रहा है, साथ ही साथ कैल्शियम लवणों का जमाव हो रहा है, ये जमाव अगर हृदय की धमनी में हो जाए, हृदय की धमनी कौन सी, जो खुद हार्ट की भित्तियों को शुद्ध रक्त पहुंचाने का काम करती है, कोरोनरी आर्टरी जो बोलते हैं, तब इस रोग का जो नाम है, ये रक्त का जो थक्का बनता है इसको बोलते हैं, अंदर जब बनता है बॉडी के तो उसको कहा जाता है थ्रोम्बोसिस। ठीक है। और अगर ये जमाव कोरोनरी आर्टरी के अंदर हो गया, यानी हृदय की भित्ति को रक्त पहुंचाने वाली धमनी में हो गया ये जमाव, और उसके कारण ये फट गई हृदय धमनी, तब इस बीमारी का नाम हो जाता है कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। ये भी डिजीज दी हुई है तो उसको मैंने आपको यहीं पर ही बता दिया। सबसे पहले हृदय धमनी रोग CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसको हृदय काठिन्य या एर्थेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। होता क्या इस रोग में, इसमें धमनिकाओं या धमनियों की जो गुहा है वो कैल्शियम लवणों
और कोलेस्ट्रॉल के जमाव के कारण संकरी हो जाती है। साथ ही साथ कैल्शियम के डिपॉजिट होने के कारण ये रिजिड दृढ़ हो जाती हैं, जिससे लचीलापन समाप्त हो जाता है। जैसे ही इनके अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ संकरी होने के कारण, तो ये फट सकती हैं। जहाँ ये फटेंगी वहाँ ब्लड का क्लॉट हो सकता है, रक्त का थक्का बन सकता है, जिसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसिस कहते हैं। और अगर ये धमनी जब जिसकी बात कर रहे हैं वो हृदय धमनी हो, हृदय धमनी कौन सी, जो हृदय की वॉल को शुद्ध रक्त पहुंचाने का काम करती हैं, अगर उसमें ये काम हो जाए तब उस बीमारी को कहा जाता है कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। ये भी डिजीज दी हुई है, तो उसको अपने यहीं पर इसके साथ क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। आई होप ये तीनों डिजीज जो हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज की। नेक्स्ट जो डिजीज है वो है हृदयपात या हार्ट फेलियर। देखो, हार्ट फेलियर हो और हार्ट अटैक, इन दोनों में डिफरेंस है। हार्ट फेलियर जो डिजीज है वो क्या है, अपने जानते हैं कि हमारे हार्ट का काम है हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक शुद्ध रक्त को पहुंचाना और विभिन्न भागों से आए हुए अशुद्ध रक्त को किसके पास भेजना, लंग्स के पास भेजना। और अगर हार्ट अपने इस काम के अंदर फेल हो जाता है, यानी कि सभी भागों तक वो शुद्ध रक्त को पहुंचा नहीं पाता, तो उस बीमारी को कहा जाता है हार्ट फेलियर या हृदयपात। और इस बीमारी का जो मुख्य लक्षण है वो है फेफड़ों यानी फुफ्फुस का संकुचन हो जाना, यानी लंग्स जो हैं वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। इसलिए इस बीमारी को संकुचित हृदयपात भी कहा जाता है, संकुचित हृदयपात भी कहा जाता है। हार्ट फेलियर क्या है, हृदय का शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त को पहुंचाने में फेल हो जाना, ठीक है, इसको हार्ट फेलियर कहते हैं। इसका जो मुख्य लक्षण या कारण है वो है फुफ्फुस का संकुचन होना, फेफड़ों का संकुचन होना, और इसलिए इस बीमारी को संकुचित हृदयपात भी कहा जाता है। और इस रोग के अंदर जब हृदय की पेशियों को और शरीर के भागों तक जो रक्त है वो नहीं पहुंच पाता, तो इसमें व्यक्ति की जो है वो तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। जबकि हार्ट अटैक के अंदर अपने भी आगे डिस्कस करेंगे कि व्यक्ति जो है वो कुछ टाइम तक सर्वाइव करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो डिजीज है वो है 4 नंबर, हृदय शूल या इसको एंजाइना भी कहते हैं। और इसी के साथ साथ ही अपने पढ़ेंगे हृदय आघात या हार्ट अटैक को, ठीक है। देखिए, हृदय शूल या एंजाइना क्या होता है, अपने जानते हैं कि ह्यूमन का जो हार्ट है उसके बाएं निलय से सभी भागों तक शुद्ध रक्त पहुंचता है। इसके बाएं निलय से हृदय की पेशियों तक, यानी खुद हार्ट की जो वॉल तक धमनी रक्त पहुंचाती है शुद्ध रक्त, उसको कहा जाता है कोरोनरी आर्टरी या हृदय धमनी। ये क्या कर रही है, ये हृदय की वॉल को, हृदय की भित्तियों को शुद्ध रक्त पहुंचाने का काम करती है, ठीक है बात। लेकिन अगर इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोलेस्ट्रॉल या अन्य लवणों का डिपोजिशन हो जाता है, जमाव हो जाता है, तो यहां से उतनी मात्रा में रक्त का प्रवाह जो है वो हृदय की पेशियों तक नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। जब रक्त कम पहुंचेगा तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन कम जा रहा है, और हीमोग्लोबिन कम जा रहा है तो इसका मतलब किसकी कमी हो जाएगी, हृदय की पेशियों को ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही तो ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। और जब ऑक्सीजन कम पहुंचेगी हृदय की पेशियों को, तो इसके कारण हमारी जो लेफ्ट आर्म है, हमारा जो लेफ्ट शोल्डर है, और ये जो लेफ्ट गर्दन वाला पार्ट है, नेक वाला पार्ट है, तो यहाँ पर विशेष प्रकार की एक ऐंठन उत्पन्न होती है, एक दर्द उत्पन्न होता है। और उसी बीमारी को जिसमें, और हार्ट में भी अपने, क्योंकि हार्ट की वॉल को ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, तो यहाँ पर भी जो चेस्ट के अंदर भी असहाय पीड़ा उत्पन्न होती है, उस बीमारी को कहा जाता है हृदय शूल या एंजाइना, ठीक है। अब ये तो बात हुई इतनी, लेकिन अगर ये पदार्थों का जो डिपॉजिट होना है ये इतना ज़्यादा हो जाए कि ये धीरे धीरे कंप्लीटली कोरोनरी आर्टरी जो है वो बंद हो जाए, जब ये बंद हो जाएगी तो फिर यहाँ से हृदय की पेशियों को रक्त और O2 का जो प्रवाह है वो नहीं हो पाएगा, जिससे पहले तो ये धीरे धीरे प्रवाह कम होने के कारण हृदय की जो खुद की पेशियां हैं वो कमज़ोर होती चली जाएंगी, क्योंकि प्रॉपर मात्रा में उनको O2 नहीं मिलेंगी, तो फिर फूड नहीं टूटेगा और न्यूट्रिशन जो है, ऊर्जा जो है वो नहीं मिलेगी उतनी मात्रा में, ठीक है। अब जब ये कंप्लीट एक तो बंद हो गई, साथ ही साथ हृदय की पेशियां कमज़ोर हो गई, जिसके कारण हृदय की पेशियों को कमज़ोर हो जाने से कंडीशन जो उत्पन्न होती है उसको कहा जाता है हार्ट अटैक, ठीक है। साथ ही साथ इसका एक और भी नाम है, इसको मायोकार्डियल
इंफ्रैक्शन भी बोलते हैं। इस बीमारी को क्या कहा जाता है? मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि मायोकार्डियम हृदय की भित्तियों से रिलेटेड है, तो हृदय की भित्तियों को ही तो नहीं पहुंच रही ऑक्सीजन, जिससे हृदय की पेशियां जो है वो कमजोर हो सकती हैं, जिससे हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये था हृदय शूल एंजाइना। एंजाइना तब तक है जब तक प्रवाह तो हो रहा है रक्त का, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं हो रहा कि प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन मिले, जिसके कारण दर्द महसूस होता है, ऐसा है, पीड़ा होती है, उसको एंजाइना या हृदय शूल कहते हैं। और अगर ये लगातार होता रहे तो हृदय की पेशियां कमजोर हो जाती है, जिसके कारण हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफेक्शन जो है वो हो सकता है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं 4, इसी के साथ ये हो गया 5 और एक पीछे 6 बीमारियां पढ़ चुके हैं। वैसे सीक्वेंस में अपने 4 पढ़ी है। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज की। नेक्स्ट जो डिजीज है वो है कपाटीय रोग, वॉल्वुलर डिसऑर्डर। हमारे हार्ट के अंदर जो कपाट पाए जाते हैं वो एक दिशीय होते हैं, यानी कि जैसे टीसीवी और बीसीवी है, बाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व, वो अपनी अपनी ओर के आलिंदों से निल्यों में रक्त को आने देते हैं, लेकिन वापस निल्यों से रक्त को ऊपर नहीं जाने देते। इसी प्रकार जो एसएलवी थे, सेमी ल्यूनर वॉल्व थे, वो अपनी अपनी दोनों ओर की निल्यों से जो निकलती हैं, एक तो पल्मोनरी आर्च जो है और सेकंड एरोटा जो है, उनमें तो रक्त जाने देते हैं, वहां से वापस नहीं आने देते। लेकिन अगर कपाट अपने जो काम है ये ठीक तरीके से नहीं करेंगे, जब जिस रोग में, उसको वॉल्वुलर डिसऑर्डर या कपाटीय रोग कहते हैं। और कपाटों के ठीक तरीके से काम नहीं करने के कारण जो है वो रक्त का प्रवाह इस रोग में विपरीत दिशाओं में होने लगता है। ठीक है, तो इस रोग को कहा जाता है कौन सा रोग? कपाटीय रोग। आपको इसके बारे में इतना ही याद रखना है कि कपाटों के ठीक तरीके से काम ना करने पर रक्त का प्रवाह विपरीत दिशा में होने लगे तो इसको कहते हैं कपाटीय रोग। और जब ये होगा तो प्रॉपर अमाउंट के अंदर जितना हार्ट से अपने ब्लड जो है वो आगे जाना चाहिए शरीर के भागों तक, वो नहीं जा पाएगा, जिससे व्यक्ति की आगे लगातार ऐसा रहने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अगला जो रोग है वो है हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक क्या होता है? अपने जानते हैं कि जो एवी नोड होता है वो आवेगों को ग्रहण करता है किससे? एसए नोड से। और एवी नोड से निकलते हैं हिज के समूह जो आगे बंटे रहते हैं किसके अंदर? पुरकिंजे के तंतुओं के अंदर। इस रोग के अंदर हार्ट ब्लॉक कब होता है? अगर एवी नोड से आवेग हिज के समूहों द्वारा किसमें ना पहुंचे? निल्यों में ना पहुंचे। मतलब कौन सी पेशियों ने अपना काम करना बंद कर दिया? हिज के समूह, बंडल ऑफ हिज जो है उनकी पेशियों ने अगर अपना काम करना बंद कर दिया तो इसके कारण एवी नोड से जो आवेग हैं वो निल्यों में नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण निल्यों में नहीं होगा संकुचन। और इस जब संकुचन नहीं होगा तो जो शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त दोनों प्रकार की आर्टरी के अंदर पहुंचाया जाना है वो नहीं पहुंचाया जा सकेगा, जिसके कारण व्यक्ति की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो हार्ट ब्लॉक बीमारी के अंदर हिज के समूह जो हैं वो अपना काम ठीक तरह से नहीं करते, जिसके कारण एवी नोड से संकुचन निल्यों में नहीं पहुंचते, निल्य प्रकुचन नहीं करते, जिसके कारण व्यक्ति की क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो डिजीज है वो है रियूमेटिक हृदय रोग। रियूमेटिक हृदय रोग, ये रोग जो है ये एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण ये रोग होता है रियूमेटिक हार्ट डिजीज जो है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो वॉल्व हैं, कपाट जो हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं करते। इस पहले भी एक रोग अपने कपाटी रोग पढ़ चुके हैं, इस रियूमेटिक डिसऑर्डर के अंदर भी, लेकिन इसका एक विशेष कारण है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। और इसके कारण जो है वो ह्यूमन हार्ट के जो वॉल्व हैं, कपाट जो हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं करते। ठीक है, और इसके कारण भी, क्योंकि मैंने पहले बताया हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी अगर लंबे समय तक रहेगी तो व्यक्ति की हृदय की जो पेशियां हैं खुद की वो कमज़ोर होने लगेंगी, और हृदय की पेशियां अगर कमज़ोर होती हैं तो हार्ट अटैक की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाएगी। तो सभी में अगर लंबे समय तक प्रॉपर इलाज नहीं मिलता टाइम पर तो व्यक्ति की जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये था रियूमेटिक हृदय रोग। लास्ट जो डिजीज अपने को पढ़नी है वो है निल्य तंतुकता। निल्य तंतुकता क्या होती है? इसमें ये जो आवेग हैं एवी नोड से वो हिज के समूहों द्वारा निल्यों में पहुंचते तो हैं, लेकिन निल्य जो हैं
वो पृथक पृथक संकुचन करते हैं, यानी कि दोनों निल्य एक साथ संकुचन नहीं करते। और जब एक साथ संकुचन नहीं करते तो निल्यों के संकुचन में अनियमितता उत्पन्न हो जाती है, जिसको कहा जाता है निल्य तंतुकता। यानी बंडल ऑफ हिज जो है वो पहुंचाता तो है, लेकिन उन आवेगों के पहुंचने का जो समय है थोड़ा वो गड़बड़ा जाता है, यानी उसमें अनियमितता आ जाती है, और जिसके कारण दोनों निल्य जो हैं वो एक साथ संकुचन को शो नहीं करते। इस रोग को कहा जाता है निल्य तंतुकता। अपने जितनी भी ये डिजीज पड़ी हैं, ये बैक्टीरिया का नाम याद रखना, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस जो है इसके कारण रूमेटिक हृदय रोग हो जाता है। इसको मुरमुर डिजीज भी बोलते हैं, जब इसमें व्यक्ति के हृदय की जो धमनियां हैं लब डब, क्योंकि इसमें कपाट जो हैं वो ठीक तरीके से मैंने बताया काम नहीं करते, और कपाटों के बंद होने से लब और डब की जो साउंड आती है वो लब डब की साउंड ना आकर उसकी जगह पर मुरमुर की साउंड आती है, तो इसको मुरमुर डिजीज भी बोलते हैं। ये आपको नोट्स में बातें लिखी हुई मिल जाएंगी मेरे। तो ये डिजीज जो हैं कुछ जो अपने पड़ी 7-8 डिजीज जो हैं, इससे आगे 1-2 इसके अंदर ही कर लिए अपने, तो ये लगभग 10-11 डिजीज अपने पड़ी हैं। ये आप अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है। इसमें से मेन जो पहली थी उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन, वो क्वेश्चन इस बार पूछा जा चुका है, इस बार आ चुका है वो क्वेश्चन। और आगे जितनी भी डिजीज करी हैं सबके बारे में सिम्टम्स जो हैं मेन थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं वो अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ अपना ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन के अंदर अपने इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन है और पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।